इस डेफर्ड टैक्स में आगे मूव कर रहे हैं। हमने बेसिकली क्या देखा कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में होते हैं डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस की वजह से टैक्स की टाइमिंग में भी फर्क आ जाता है, बिकॉज हम टैक्स जो चार्ज करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट पे, जबकि एक्सपेंस हम दिखाते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से। तो जो इनकम जिस साल में दिखाई जाती है उस साल में उस पर टैक्स नहीं लग पाता, और जो एक्सपेंस जिस साल में दिखाया जाता है उस साल पे उस पर रिलीफ नहीं मिलता। यह आ जाता है एक मिसमैच, और हमारा कौन सा काम है कि हम उस मिसमैच को किसी तरीके से खत्म करें। उसको खत्म करने के लिए हमने जो तरीका सीखा था वो था डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स में प्रोसेस देखी, डेफर्ड टैक्स में हम एक टेम्पररी डिफरेंस अप्रोच की तरफ। टेम्पररी डिफरेंस अप्रोच में हम क्या देख रहे थे कि हम उसमें एसेट की कैरी वैल्यू देख रहे हैं और उसको कंपेयर कर रहे हैं एसेट की टैक्स बेस से। तो इसकी वजह से या तो आ रहा था टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस या फिर आ रहा था डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस। और इस पे जब हम लगा रहे थे टैक्स रेट तो ये बन रहा था या तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या फिर डेफर्ड टैक्स एसेट। एग्जाम्पल हमने ये की थी, एक और एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। से प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ Q Limited was 1 million, 1.3 million, and 1.5 million for years ended December 31st, 2017, 2018 and 2019। हमने 3 सालों का अलग अलग है कि इस कंपनी का 3 साल का ये प्रॉफिट था। मशीन है जिसको खरीदा गया था 1 जनवरी 2017 पे,
for 1.5 million dollars. Having useful life of 3 years. Let's say tax is allowed. On 40% RBM. ओके, अब इसको समझे। हमारी कंपनी ने 2017 में प्रॉफिट किया, रिपोर्ट किया है 1 मिलियन, 18 में रिपोर्ट किया है 1.3 मिलियन और 19 में रिपोर्ट किया 1.5 मिलियन। हमने 1 जनवरी 2017 में एक 15 लाख की मशीन खरीदी थी जिसकी यूजफुल लाइफ थी 3 साल। हम उसको स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट कर देते हैं, जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज इस पे रिलीफ कैसे दे रही हैं? 40%। इसमें दो तरह के रिलीफ होते हैं। एक अलाउंस का नाम होता है कैपिटल अलाउंस। कैपिटल अलाउंस का मकसद है टैक्स डेप्रिसिएशन, और दूसरा होता है बैलेंसिंग अलाउंस। बैलेंसिंग का अलाउंस होता है लॉस ऑन डिस्पोजल। लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हम ये देखेंगे कि डिस्पोजल के टाइम पे एसेट की टैक्स रिटन डाउन वैल्यू क्या थी, नेट बुक वैल्यू क्या थी, और उसको माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू से कि आप उसको बेच रहे कितने में हो। अगर आपको लॉस होता है तो लॉस पे आपको टैक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हमदर्दी मिलेगी और आपको उस लॉस के ऊपर रिलीफ दिया जाएगा। अगर के फायदा करोगे तो आपके ऊपर बैलेंसिंग चार्ज ठोका जाएगा, यानी आपसे टैक्स लिया जाएगा। अच्छा, अब इस केस में क्या है कि पहले साल आप 40% रखेंगे कॉस्ट का, अगले साल आप 40% रखेंगे टीडब्ल्यूडीवी का, उसके अगले साल फिर आप टैक्स रखेंगे 40% टीडब्ल्यूडीवी का, और आखिर में उसकी वैल्यू बच जाएगी जिसको हम कहते हैं टैक्स रिटन डाउन वैल्यू। इसको बेचेंगे कितने में? इसके लिए हम कह रहे हैं स्क्रैप वैल्यू इज कि 3 साल के बाद इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगी। टैक्स 30%। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मुझे 3 सालों का टैक्स प्रोविजन निकाल के दें। पहले साल में हमारा टैक्स प्रोविजन कितना होगा, दूसरे साल का कितना होगा, तीसरे साल का कितना होगा? डेप्रिसिएशन हम साथ में निकाल लेते हैं। आप मुझे बताएंगे कैपिटल अलाउंसेस। हमने एसेट को कितने में खरीदा है, उसकी कॉस्ट कितनी मशीन की? 1.5 मिलियन। और इस पे हम चार्ज करेंगे टैक्स डेप्रिसिएशन। पहले साल में 1 मिलियन का, सॉरी 15 लाख का बनेगा 40%। 15 लाख का 40% कितना बनेगा?
करेक्ट। तो 1 साल के बाद हमारी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू क्या रह जाएगी? 15 लाख में से 6 लाख का रिलीफ मिल गया, बाकी 9 लाख का रिलीफ अभी तक नहीं मिला। दूसरा साल, $9,40,000। 360। उसके बाद टीडब्ल्यू डीवी कितनी रह जाएगी? $540। तीसरा साल, 540 का 40%, $216। ठीक हो गया। और अब एसेट की टीडब्ल्यू डीवी कितनी रह जाएगी? 324। अच्छा, अब एसेट की लाइफ खत्म होती है तो उसको स्क्रैप करेंगे। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 0। 3,24,000 रुपए की नेट बुक वैल्यू वाला एसेट अगर 0 में बेचा जाएगा तो गेन होगा या लॉस होगा? और लॉस होगा या गेन होगा तो कितना होगा? अरे, ये पूरा का पूरा 324 हमारे लिए लॉस हो जाएगा। इस लॉस को हम नाम देते हैं बैलेंसिंग अलाउंस। तो तीसरे साल में हमको दो अलाउंसेस मिलेंगे। एक हमें मिलेगा कैपिटल अलाउंस और एक हमें मिलेगा बैलेंसिंग अलाउंस। ओके, पहले हम देखते हैं कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है। अकाउंटिंग प्रॉफिट था हमारा 10 लाख, 13 लाख, 15 लाख। इसमें हम एड बैक करेंगे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। हमने हर साल कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी स्प्रे टाइम पे? 15 लाख डिवाइड बाय 3 साल, करेक्ट मान 5 लाख। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को क्योंकि टैक्सेशन अथॉरिटीज नहीं मान रही, इसलिए हमने इसको कर दिया एड बैक। और इसमें से माइनस करते हैं आप कैपिटल या फिर बैलेंसिंग अलाउंसेस। पहले साल का कैपिटल अलाउंस कितना है? 6 लाख। दूसरे साल अलाउंस कितना है? 360। और चौथे साल दोनों मिला दें अगर तो 216 और 324।
इसमें से एक है कैपिटल अलाउंस और एक है बैलेंसिंग अलाउंस। ये आ जाएंगे हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट्स। पहले साल का टैक्स कितना है? टैक्सेबल प्रॉफिट है 9 लाख। दूसरे साल का टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? 1440। ठीक। तीसरा साल 1460। टैक्स रेट कितना है? 30%। तीनों सालों का 30% है, अलग अलग भी हो सकता था। तो 9 लाख का 30% बनेगा 270। 1440 का 30%। चार 32। ओके। लास्ट 1460 का 30%। 438। ठीक हो गया, ये बन गया हमारा टैक्स अमाउंट। अब हम जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो इसमें हमने रखा पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10 लाख, 13 लाख और 15 लाख। माइनस इससे करेंगे टैक्स चार्ज। टैक्स चार्ज में आपके लिए तीन चीजें आएंगी। एक आएगा प्रोविजन फॉर करंट ईयर, एक आएगा अंडर या ओवर प्रोविजन, और तीसरा आएगा डेफर्ड टैक्स। इसमें अंडर या ओवर प्रोविजन का सीन नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स हमने कितना कैलकुलेट किया है? 270, 432 और 438। दूसरा हम इसमें एडजस्ट करेंगे डेफर्ड टैक्स। टेम्पररी डिफरेंस अप्रोच में हम एक रखते हैं एसेट की कैरिंग वैल्यू, दूसरा रखते हैं एसेट का टैक्स बेस। अब ये कैलकुलेशन मैं आप लोगों के हाथ में छोड़ रहा हूं। मुझे आप तीनों सालों की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट की क्लोजिंग फिगर्स बताएं कि हर साल डेफर्ड टैक्स एसेट टैक्स लायबिलिटी का सीट बैलेंस कितना होगा।
आप अपने हिसाब से कंटिन्यू रखें इसको। करेक्ट है सर, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 3000 ठीक है, दुरुस्त है। ठीक है, हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे पास भी 12,000 का डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है दूसरे साल में। ठीक हो गया, तीसरे साल में सब 0-0 हो गया। अच्छा, अब देखिए हम डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। डेफर्ड टैक्स हमारे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस है ही नहीं, और पहले पहले साल के आखिर में आपने देखा है कि 30,000 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का सीडी बैलेंस है। तो हम क्रेडिट करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, टैक्स चार्ज की वजह से, और डेबिट करेंगे टैक्स चार्ज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वजह से। ये हमने डेबिट कर दिया टैक्स चार्ज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वजह से। यह आ जाएगा हमारा प्रॉफिट टैक्स। दूसरे साल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन बैलेंस है 30,000।
दूसरे साल के आखिर में डेफर्ड टैक्स सीडी बैलेंस क्या है? दूसरे साल में डेफर्ड टैक्स का सीडी बैलेंस क्या है? दूसरे साल बैलेंस है 12,000, लेकिन वो डेफर्ड टैक्स एसेट है। एसेट का सीडी बैलेंस किस? अब यहां पे देखे इत्तेफाक है, सीडीबी क्रेडिट पे, सॉरी बीडीबी क्रेडिट पे, सीडीबी क्रेडिट पे। वजह क्योंकि ओपन हुआ था लायबिलिटी की हैसियत में, क्लोज हो रहा है एसेट की हैसियत में। तो इतने से डेबिट हुआ कि 30,000 की लायबिलिटी को भी खा गया और 12,000 का एसेट भी बना दिया। तो डेबिट हुआ टैक्स चार्ज की वजह से 42,000। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डेफर्ड टैक्स दूसरे साल में आया तो था लायबिलिटी की हैसियत में, लेकिन खत्म हुआ है एसेट की हैसियत में। तो लायबिलिटी का बीडी बैलेंस क्रेडिट पे और एसेट का सीडी बैलेंस भी क्रेडिट पे। यानी इस साल ये डेफर्ड टैक्स इतने से रिवर्स हुआ है कि 30,000 की लायबिलिटी भी खत्म कर दी और 12,000 का एसेट भी बना दिया। तो हमने डेबिट किया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 30,000 से, डेबिट किया डेफर्ड टैक्स एसेट 12,000 से, क्रेडिट किया टैक्स चार्ज 42,000 से। तीसरा साल एसेट का बीडी बैलेंस मिला है, एसेट का बीडी बैलेंस आया है 12,000 और सीडी बैलेंस हुआ है 0। एसेट 12,000 का था, 0 हो गया टैक्स चार्ज की वजह से। तो हम क्रेडिट करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट 12,000 से और डेबिट करेंगे टैक्स चार्ज 12,000 से। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। पहले साल 10 लाख का था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 270 का प्रोविजन फॉर टैक्स और 30,000 का डेफर टैक्स। टैक्स टोटल हो गया 3 लाख। 10 लाख में से 3 लाख गए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रह गया 7 लाख। 432,000 का प्रोविजन था, 42,000 से क्रेडिट हो गया। 432 में से 42 गए तो कितने बचेंगे? 390। 13 लाख में से 390 का टैक्स गया तो पीछे क्या रह गया?
9-10 ठीक हो गया। लास्ट 15,000 का टैक्स था, सॉरी 15 लाख का प्रॉफिट था, 438 का टैक्स और 12,000 का मजीद टैक्स। 438 प्लस 12 ये हो गया 4.5 लाख। 15 लाख में से 4.5 लाख जाएंगे तो पीछे क्या बचेंगे? चेक करें, ये बेसिकली रिमेनिंग 70% ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट है। आपका पहले साल का अकाउंटिंग प्रॉफिट था 10 लाख, उस पर 30% टैक्स कटा 3 लाख, बाकी रह गया 7 लाख। 13 लाख का 30% कटा 290, 13 लाख में से 290 माइनस किए, बाकी रह गए 9-10। इसी तरीके से 15 लाख का 30% बना 4.5 लाख, 15 से 4 माइनस किए, बाकी बन गए 10,50,000। किसी को कोई डिस्कस कर लें? नहीं तो फिर आगे बढ़े। ईमान, काइंडली अपने क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करिएगा। यू सेइंग दैट डेफर्ड टैक्सेस फॉर आवर आउटस्टैंडिंग ओनली। मुझे थोड़ा क्वेश्चन प्लीज क्लियर कर दें। यू कैन यूज योर माइक एज वेल, अगर आप वॉइस में बताना चाहें to use your mic as well. ओके ओके, देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि टैक्स इक्वली पे हो रहा है। इशू क्या हो रहा है कि एक डिफरेंस आ रहा है। मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि अगर मेरी 2018 की स्टाफ सैलरीज हो 1,30,000, अक्रूड, तो आप मुझे बताएं कि अगर 2018 की 1,30,000 की तनख्वाहें अक्रूड है। अक्रूड का मकसद यकीनन आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि हम सर्विसेज ले चुके हैं लेकिन हमने अपने स्टाफ को सैलरीज पे नहीं की हैं। तो आप मुझे बताएं कि हम इस सैलरी को एक्सपेंस कौन से साल में दिखाएंगे? टू 2018 में ही हम इसको एक्सपेंस दिखा देंगे। करेक्ट है। जब 1,30,000 को आप एक्सपेंस 2018 में दिखा रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स रिलीफ भी कौन से साल में मिलना चाहिए?
अगर आप एक्सपेंस दिखा रहे हैं 2018 में, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत उसके ऊपर मिलने वाला टैक्स रिलीफ भी कौन से साल में दिखना चाहिए? 2018, करेक्ट। तो हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर जिस साल में आपने एक्सपेंस दिखाया, तो इस 1,30,000 रुपए के खर्चे की वजह से हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट भी 1,30,000 नीचे होना चाहिए। इस पे हमें टैक्स रिलीफ कितना मिलेगा? 20%। लेकिन वो रिलीफ आपको कौन से साल में मिल रहा है? 2019 में। इसको हम कहते हैं मिसमैच। कि खर्चा आप किसी और साल में दिखा रहे हैं और टैक्स आप किसी और साल में दिखा रहे हैं, रिलीफ आप किसी और साल में दिखा रहे हैं। अब टैक्सेशन अथॉरिटीज को तो हम समझाने नहीं बैठ सकते कि भाई जब खर्चा 2018 का है, सर्विसेज 2018 में ली हैं, बेनिफिट्स 2018 में लिए हैं, तो मेरे जाने खर्चा भी तो आप उसको 2018 में मानो ना। लेकिन टैक्स वाले जरूरत नहीं है, आपको कैश देने पर रिलीफ देंगे। अगर आप स्टाफ को 2018 में पेमेंट कर दोगे, आपके बैंक से पैसे चले जाएंगे, आपका कैश बैलेंस कम हो जाएगा, तो हम आपको उस पर रिलीफ देंगे, अदरवाइज हम आपको रिलीफ नहीं देंगे। अब टैक्स वालों को तो हम समझाने से रहे, लेकिन हमारे पास अकाउंटिंग में एक लायबिलिटी मौजूद होगी। हम अक्रूड सैलरीज दिखाएंगे 2018 में 1,30,000 की, जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज इसको लायबिलिटी नहीं मानेंगी और इसको खर्चा नहीं मानेंगी तब तक आप दे नहीं देते। अब लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू और लायबिलिटी की टैक्स बेस में 1,30,000 का फर्क है। एसेट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा होने पे टैक्सेबल डिफरेंस बनता है, जबकि लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू ज्यादा होने पर डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस बनता है। और इस 1,30,000 का 20% 26,000 आप मानेंगे एज डेफर्ड टैक्स एसेट। तो ये एक टेक्निक है जो कि आपके पास एसेट और लायबिलिटी रिकॉर्ड कर इनकम और एक्सपेंस मान रही है। अब टैक्सेशन अथॉरिटीज फिलहाल तो नहीं मान रही, तो हम डेबिट कर देंगे डेफर्ड टैक्स एसेट 26,000 से, और क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट और लॉस यानी टैक्स चार्ज को भी 26,000। तो हमने इसको इनकम, इसका रिलीफ 2018 में ही मान लिया। इस वजह से अकाउंट बना के इसको बैलेंस करते हैं। सेम केस यहां पे था कि अगर हमारे एसेट की डेप्रिसिएशन 5 लाख है,
खर्चा हर साल 5 है, तो इनको हर साल रिलीफ भी 5 लाख पे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पहले साल हमें रिलीफ दिया 6 लाख पे। हम खुश हुए क्योंकि हमें रिलीफ मिलना चाहिए था के ऊपर, वहां हमें रिलीफ मिला 6 लाख के ऊपर। हमारे तो मजे आ गए, लाख रुपए के ऊपर ज्यादा ही रिलीफ दे रहे हैं ना, नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन अगले साल उन्होंने चरखा घुमाया। अगले साल देखो, पहले साल हम 5 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे, दूसरे साल भी हम 5 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे, तो हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 10 लाख, जो कि हम चार्ज कर चुके थे। जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज ने हमें कितना दिया, 6 लाख और 360, 960, यानी जहां हमारा खर्चा है 10 लाख, वहां हमें रिलीफ मिला है सिर्फ 960 पे। तो इस वजह से हमने एक टेम्पररी अकाउंट बनाया जिसका हमने नाम रखा डेफर्ड टैक्स। ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी बन सकता है और ये डेफर्ड टैक्स एसेट भी बन सकता है। तो अगर हम अकाउंट नहीं बनाएंगे, याद रहे डेफर्ड टैक्स आपने किसी को देना नहीं, आपको कहीं से मिलना नहीं है। ऐसा नहीं है, लायबिलिटी है तो पेएबल है, डेबिट एसेट है तो रिसीवेबल है। देखो इसमें कहीं भी कैश का डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ। तो ना तो हमें कहीं से पैसे मिले हैं और ना ही हमने कहीं पैसे देने हैं। तो अकाउंट हम बेसिकली क्यों बना रहे हैं, सिर्फ उस मैचिंग कॉन्सेप्ट को बचाने के लिए। लायबिलिटी दिखाएंगे तो वहां एक्सपेंस बन जाएगा, या ऐसे दिखाएंगे तो वहां इनकम बन जाएगा। हम उसको एक्सपेंस तब दिखाएंगे जब अकाउंटिंग में उसकी इनकम दिखाई जाएगी। हम यहां पे इनकम तब दिखाएंगे जब अकाउंटिंग में उसका एक्सपेंस दिखाया जाएगा। ईमान, अगर डाउट है तो क्वेश्चन को मजीद क्लियर कर सकते हैं। पक्का? फिर भी अगर क्लियर ना हो तो कोई इश्यू नहीं है, मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस नोट डाल दीजिएगा। मे भी मुझे बेहतर तौर पे क्वेश्चन समझ में आए तो मैं आपको और बेहतर तौर पे रिस्पॉन्ड कर सकूंगा। ओके, अब सिचुएशन क्या है कि डेफर्ड टैक्स क्या काम कर रहा है ये हमने देख लिया पूरा का पूरा। ये हम जरूर देखते हैं कि डेफर्ड टैक्स में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, उनको हम डेबिट क्रेडिट कहां कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस में। अगर लायबिलिटी आई तो क्रेडिट किया लायबिलिटी को, डेबिट किया टैक्स चार्ज को। एसेट आया तो डेबिट किया एसेट को, क्रेडिट किया टैक्स चार्ज को। तो डेफर्ड टैक्स की तमाम तर मूवमेंट्स कहां जा रही हैं, प्रॉफिट और लॉस में जा रही है। लेकिन अब इस चीज का मजीद देखेंगे कि अगर इस टेम्पररी डिफरेंस की वजह अगर प्रॉफिट और लॉस के अलावा कहीं रिपोर्ट की जाती है,
ओके, इस पॉइंट को समझिएगा, ये बिल्कुल हमारा भी लास्ट एरिया है। कहता है कि डिफरेंस की जो वजह है, अगर वो प्रॉफिट और लॉस के अलावा कहीं रिपोर्ट होती है तो डेफर्ड टैक्स भी प्रॉफिट लॉस के अलावा वहीं रिपोर्ट होगा। मसलन कॉमनली जो हमारी डिफरेंस की वजह है वो है डेप्रिसिएशन का फर्क। हम जो अपनी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो कहां जाती है? वो जाती है प्रॉफिट और लॉस में। और टैक्सेशन अथॉरिटीज अलाउ करती है हमें कैपिटल अलाउंसेस कहा जाते हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस। कहने का ये मकसद कि जब ये कॉमन रीजन प्रॉफिट लॉस में जा रहा है तो इन दोनों की वजह से आने वाली जो डेफर्ड टैक्स की मूवमेंट्स हैं उसको भी हम कहां भेजते हैं? प्रॉफिट और लॉस में। लेकिन अगर फर्क की वजह खुद ही प्रॉफिट लॉस में नहीं जाती, डेफर्ड टैक्स भी प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा। आप ध्यान से सुनेंगे। हमने एक एसेट खरीदा, अज्यूम करते हैं 10 लाख रुपए का। टैक्स वालों ने भी माना कि ये 10 लाख रुपए का है। हमने इसको डेप्रिशिएट किया 2.5 लाख से। लेट्स से ये कहते हैं कि हम करेंगे 40% आरबीएम पे। तो पहले साल टैक्सेशन अथॉरिटीज ने कैपिटल अलाउंस दे दिया 4 लाख का। हमारे हिसाब से एसेट की वैल्यू है 7.5 लाख और अथॉरिटीज के हिसाब से एसेट की वैल्यू है 6 लाख। डिफरेंस है 1.5 लाख का। कैरिंग वैल्यू ज्यादा है तो क्या कहेंगे? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। अज्यूम हमारा टैक्स रेट 30% है तो ये आ गया 45,000 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, अब अगला साल देखते हैं। अगले साल हम एसेट को फिर से डेप्रिशिएट करते हैं 2.5 लाख से। और टैक्सेशन अथॉरिटीज देती हैं 40% आरबीएम। 6 लाख का 40% कितना बनेगा?
यहां तक किसी को कोई एतराज नहीं है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दूसरे साल के आखिर में अपने एसेट को करते हैं रिवैल्यू, और अज्यूम उसकी मार्केट वैल्यू चल रही है 6 लाख रुपए। टैक्सेशन अथॉरिटीज रिवैल्यूएशन को कभी भी तस्लीम नहीं करती हैं। लिहाजा उनका एसेट 360 का 360 पे ही रहेगा। अब हमारे एसेट की नेट बुक वैल्यू है 6 लाख और TWDV है 360। फर्क कितना है? कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस में कितना डिफरेंस है? $2,40,000 का। क्या ये पूरा का पूरा डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस में रिपोर्ट हुआ है? नहीं, ये 2,40 के डिफरेंस में एक वजह है डेप्रिसिएशन और एक वजह है रिवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन दोनों सालों में अब तक हमने कितनी चार्ज की है? 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख, यानी 5 लाख। और उन्होंने कितनी दी है? 4 लाख प्लस 2,40, यानी 6,40। तो इसमें डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कितना है? हमारी डेप्रिसिएशन है 5 लाख, उनकी है 6,40। तो हमारी डेप्रिसिएशन और उनके कैपिटल अलाउंस में डिफरेंस हुआ 1,40,000 का। और बाकी 1 लाख का डिफरेंस किसकी वजह से है? रीवैल्यूएशन की वजह से। रीवैल्यूएशन खुद कहां जाती है? रीवैल्यूएशन खुद जाती है इक्विटी में। तो रीवैल्यूएशन की वजह से अराइज होने वाला डेफर्ड टैक्स भी कहां जाएगा? इक्विटी में। अब ध्यान दें, ये बन गया हमारा डेफर्ड टैक्स। ब्रॉट डाउन बैलेंस कोई नहीं था। पहले पहले साल के आखिर में आपने सीडी बैलेंस कैलकुलेट किया 45,000 का। और ये 45,000 की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किस वजह से आई थी? डेप्रिसिएशन के डिफरेंस की वजह से। डेप्रिसिएशन चूंकि प्रॉफिट लॉस में जाती हैं, तो 45,000 का डेफर्ड टैक्स भी जाएगा प्रॉफिट और लॉस में। तो पहले साल हमने क्या एंट्री पास करनी है? डेबिट टैक्स चार्ज यानी प्रॉफिट और लॉस बाय 45,000, और क्रेडिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बाय 45,000।
तो ये 45,000 की मूवमेंट कहां की? प्रॉफिट लॉस में। अच्छा अब देखिए 240 का 30% कितना बनेगा? 2,40,000 का टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है क्योंकि कैरिंग वैल्यू बढ़ी है। 240 का 30% कितना बनेगा? 72,000। तो हमने दूसरे साल में ब्रॉड डाउन बैलेंस रखा 45,000 का और कैरी डाउन बैलेंस निकाला 72,000 का। दोनों में डिफरेंस देखो कितना है? 45 और 72 में डिफरेंस कितना है अमाउंट का? 27,000। अब ये 27,000 जाएगा कहां? आप देखें डेप्रिसिएशन की वजह से कितना डिफरेंस है। 140 का 30% कितना बनेगा? $42,000 और 1 लाख का 30%। $30,000। अच्छा अब थोड़ी देर के लिए रिवैल्यूएशन को हटाते हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो टेम्पररी डिफरेंस कितना होता? अगर ये एसेट रिवैल्यू ना होता तो टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस कितना होता? करेक्ट, 1,40,000। और 1,40,000 का 30% कितना बनता? अभी आपने मुझे बताया 42,000। तो अगर रिवैल्यूएशन को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करें तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 3,000 से कम हुई है। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो आज हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती 42,000। ओपनिंग थी 45,000, क्लोजिंग थी 42,000। 3,000 से हमारी लायबिलिटी कम हुई थी तो मैंने डेबिट कर दिया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को। रीवैल्यूएशन सरप्लस यानी ओसीए की वजह से ₹1,00,000 का 30%, 30,000 से डिफरेंस बढ़ा है। अब दोनों साइड टोटल करके देखें। तो दूसरे साल हम एंट्री क्या करेंगे? सरप्लस की वजह से $30,000। तो लायबिलिटी क्रेडिट हुई, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ।